चलिए, नमस्ते सभी को। लेट्स स्टार्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गेरंड संहिता और ओवरव्यू और छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके हैं। 7 चैप्टर्स जो इसमें है उसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग कुछ कुछ चीजें मैं बोलता जाऊंगा तो आप उनको साथ के साथ नोट करते जाइएगा। हमारे 3 क्लासिकल टेक्स्ट बुक मानी गई हैं। हठ योग की 3 क्लासिकल टेक्स्ट बुक हैं, जिसमें हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और गेरंड संहिता, ये 3 क्लासिकल टेक्स्ट बुक मानी गई हैं हठ योग की। ठीक है ना। तो हमने अभी जो है इसके जस्ट पहले जो हमने स्टडी की थी वो किसकी की थी? हठ योग प्रदीपिका की थी, है ना। हठ योग प्रदीपिका को हमने डिटेल से पढ़ा था। और गेरंड संहिता 2 आपके सिलेबस में है, गेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका। तो इसका हालांकि शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन हमने हठ प्रदीपिका को काफी डिटेल में पढ़ा है, चैप्टर वाइज पूरा एक एक पढ़ा है। और इसकी काफी ढेर सारी चीजें मिलती जुलती हैं गेरंड संहिता से, कुछ कुछ चीजें अलग हैं। तो हम गेरंड संहिता को एक इंट्रोडक्टरी रूप में इसको पढ़ेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हठ योग की 3 क्लासिकल टेक्स्ट बुक कौन कौन सी हैं? तो वो हठ प्रदीपिका है, गेरंड संहिता और शिव संहिता, ये 3 क्लासिकल टेक्स्ट बुक मानी गई हैं। हठ योग प्रदीपिका 14th सेंचुरी का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना। कब का? 14th सेंचुरी का माना जाता है। और गेरंड संहिता लेट 17th सेंचुरी के आसपास माना जाता है। तो हठ प्रदीपिका का समय पहले है, गेरंड संहिता का टाइम बाद का है। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये तीनों क्लासिकल टेक्स्ट बुक जो हैं, इसमें से जो बहुत ही डिटेल में अगर है, हम कहें या मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक अगर कहें, तो वो गेरंड संहिता है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल से चीजों को बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल सटकर्म की चर्चा करें या आसनों की चर्चा करें या मुद्रा बंध की चर्चा करें, समाधि की चर्चा करें, तो गेरंड संहिता में ज्यादा डिटेल से बताया गया है। हठ प्रदीपिका में 6 क्रियाएं बताई गई हैं, बट डिटेल नहीं है। हमने जब सटकर्म पढ़ा था तो गेरंड संहिता के अनुसार ही पढ़ा था, डिटेल में सटकर्म था। तो ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक है हठ योग की। ये बुक जो है 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या हम कहें कि 7 चैप्टर्स हैं इस बुक में। हठ प्रदीपिका में कितने थे? मैं थोड़ा सा बीच बीच में से आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। हठ प्रदीपिका में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या था? आसन, आसनास। दूसरा? प्राणायाम। तीसरा? मुद्रा। और मुद्रा एंड बंध। और चौथा, हाँ, मुद्राओं के रूप में ही किया गया है, बंध को भी कंसीडर। और चौथा है समाधि, जिसमें नादानुसंधान बन। समाधि। नादानुसंधान की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। 4 अवस्थाएं। वैसे ही इस गेरंड संहिता को अगर हम देखते हैं तो ये 7 चैप्टर में डिवाइडेड है, लेकिन इसका जो मेजर फोकस जो है वो सटकर्म पे किया गया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। सटकर्म पे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। और इस ग्रंथ में राजा चंडकपाली और घिरंड मुनि के बीच में वार्तालाप हुआ है। ठीक है ना। 2 लोगों के बीच में संवाद है इस बुक में, राजा चंडकपाली और महर्षि घेरंड। ठीक है ना। और इसमें घटस्थ योग की चर्चा की गई है। घटस्थ योग, घट किसको कहा गया है? घट जो है वो बॉडी को रेफर किया गया है। घटस्थ योग बॉडी को एक घड़े के रूप में माना गया है। जैसे हम घड़े की सफाई करते हैं रोज और उसको भरते हैं पानी से, तो वैसे ही शरीर शुद्धि के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है। तो शरीर को घट के रूप में बताया गया है और इसमें लिखा गया है कि घटस्थ योग है। ठीक है। आगे बढ़े। आई विल सेंड दिस पीपीटी टू। ठीक है। 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसके? 7 जो चैप्टर्स हैं वो इस प्रकार है। पहला चैप्टर जो है वो सटकर्म का है। इसको सप्त साधन भी कहते हैं। ठीक है ना। सप्त साधन। कौन कौन से 7 साधन है? पहला है सटकर्म, दूसरा है आसन, तीसरा है मुद्रा, मुद्रा और बंध, इसके बाद में है प्रत्याहार, फिर 5वां प्राणायाम, 6वां ध्यान और 7वां समाधि। ये 7 चैप्टर है और इसको ही 7 सप्त साधन कहा गया है। अब इसमें
कौन सा जो चैप्टर है वो किसके लिए डेडिकेटेड है? पहला चैप्टर है तो प्यूरिफिकेशन थ्रू सटकर्मा, शोधनम, किससे करेंगे शोधन, प्यूरिफिकेशन, सटकर्म से करेंगे। दूसरा दृढ़ता, स्ट्रेंथनिंग, किसके द्वारा आएगी, आसन के द्वारा आएगी, तो आसन से स्ट्रेंथनिंग के लिए है। स्टडीनेस, स्थिरता, मुद्रा से आएगी। कामनेस किससे आएगी, प्रत्याहार से, कामिंग थ्रू प्रत्याहारा। लाइटनेस, लाघवम किससे आएगा, प्राणायाम से बॉडी में लाइटनेस आएगी। ध्यान से परसेप्शन, और लास्ट में समाधि, आइसोलेशन, समाधि के लिए हमें आइसोलेशन के द्वारा समाधि की हम तक जा सकते हैं। समाधि से हम लास्ट हमारा जो उद्देश्य है योगी का वो क्या है, समाधि को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये 7 चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। 6 सटकर्म बताए गए हैं। आसन 32 आसनास हैं। हठ प्रदीपिका में कितने थे, 15, और उसमें इंपॉर्टेंट बताए गए थे। इसमें 32 आसनास बताए गए हैं। 25 मुद्रास हैं। हठ प्रदीपिका में कितनी थी, 10 मुद्रास थी, इसमें 25 है। प्रत्याहार है, फिर इसके बाद में प्राणायाम है। 8 प्राणायाम की चर्चा मिलती है, +2 और है करके, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते हैं। 8 प्राणायाम ही माने गए हैं। अष्टकुंभक, हठ प्रदीपिका में भी 8 थे, इसमें भी 8 है। इसमें 6 तो वही है, सेम कॉमन है, 2 अलग है। ठीक है। इसके बाद में ध्यान, 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा की गई है। फिर समाधि में 6 प्रकार की समाधि बताई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर वाइज में जा रहा हूं। अब मैंने इसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, अब मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज में क्या क्या है। पहले चैप्टर में षटकर्म का वर्णन मिलता है, जिसको हमने 2 दिन में पूरा कवर किया था। 2 डेज तक चला था षटकर्म। धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। धौती को हमने डिटेल से हमने चर्चा किया था। वातसार, वारीसार, अग्निसार, बहिष्कृत, दंड धौती, जिह्वा धौती, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र, है ना। और इसके बाद में दंत धौती, जिह्वा मूल धौती, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। फिर इसके बाद हृदय धौती में आता है दंड धौती, वमन धौती और वस्त्र धौती। देन मूल शोधन, जो एनीमा का जो अभी मॉडर्न तरीका बताया था। बस्ती में एनस पार्ट की सफाई। नेति में अब सूत्र नेति और जल नेति दोनों एक्सप्लेन की गई थी। नौली आपको मध्य, वाम और दक्षिण। त्राटक, कंडल एक जगह लगा करके उसको बिना पलक झपकाए देखना। और कपाल भाती में वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम, पानी को मुंह से पी के नाक से निकालना, नाक से पी के मुंह से निकालना। तो ये पूरा षटकर्म पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और फर्स्ट चैप्टर घेरण संहिता का षटकर्म के लिए ही डेडिकेटेड है। अगर हम आप राइट, अपने आपको लेफ्ट राइट साइड में दिख रहा है होगा जो एक टेबल बनी हुई है, क्रियाएं कितनी है, 16 क्रियाएं हैं। धौती कितनी है, 13। इसको 13 क्यों काउंट किया गया है, आप एक बार इसको देख लीजिए। ये 4 हो गई, ठीक है ना, +4 कितना हो गया, 4 4 8, और 8 3 11, और ये कितना हो गया, 12। तो 13 क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो कर्णरंध्र धौती है ना ये वाली, इसको बायां कान और दायां कान दोनों काउंट कर लिया गया, इसलिए 1 नंबर बढ़ जाता है वो। ठीक है ना, इसलिए 13 यहाँ पे कर दिया गया है। इसके बाद बस्ती कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की है बस्ती है। नेति, 1 प्रकार की नेति बताई गई है। जल नेति हमने करी है बट ग्रंथ में नहीं बताई गई है, उसमें सूत्र नेति है। जल नेति अलग से हमने करा है, वो ग्रंथ में उल्लिखित नहीं है। नौली क्रिया 1 प्रकार की है। त्राटक ये है। त्राटक भी एक्चुअली आगे 2 मैंने 3 प्रकार बता दिए थे, कि एक आपका बाह्य त्राटक, अंतः त्राटक और अधो त्राटक। जब टिप ऑफ द नोज आप कंसंट्रेट करते हैं, भूमध्य पे करते हैं, और एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर आप फोकस करते हैं, तो 3 प्रकार बताए थे। कपालभाति के ये 3 प्रकार हैं। ठीक है ना, तो ये एक नंबर लिख दिया है कि कौन सी क्रिया कितने। अगर हम वैसे पूरा देखें घेरण संहिता को, तो मोर देन 100 क्रियाएं मिलती हैं, साधक को बताई गई हैं। मोर देन 102 समथिंग ऐसा आता है एक नंबर। तो ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में है, जो घेरण संहिता का फर्स्ट चैप्टर है। अब हम आते हैं इसमें चैप्टर नंबर 2, आसनास के ऊपर। ठीक है ना, आसनास में there are 84 lakh asanas directed by Lord Shiva. The postures are as many in the number of species of the living creature.
इन द यूनिवर्स जितने भी आसनास हैं 84 लाख आसन, वो किसी न किसी जीव जंतु जो हम देखते हैं ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, उनके ऊपर आधारित हैं। उनमें से 84 आसनास महत्वपूर्ण है और उनमें से भी 32 आसनास महत्वपूर्ण है जो घेरन संहिता में जिसकी चर्चा की गई है। फिर और थोड़ा सा अगर हम देखें तो और मिनिमाइज करते हैं तो फिर आप हठ प्रदीपिका में 15 आसन को चर्चा मिलती है, वो देखते हैं। फिर उस 15 में भी देखिए स्वात्माराम जी ने कहा कि 4 इंपॉर्टेंट आसनास हैं, फिर 4 में भी सिद्धासन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम अगर देखते हैं घेरन संहिता में, तो यहाँ पर 32 आसनास की चर्चा की गई है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, ये इसका हिंदी का नाम है और वो इंग्लिश का नाम मैंने लिख दिया है। ये लिस्ट बहुत काम की है, जब आप आसन करेंगे तो उसका इंग्लिश और हिंदी नेम दोनों जो है आप देख सकते हैं। ये आसन कैसे करने चाहिए, 32 के 32 आसन, यूट्यूब में एक वीडियो है, देखिए ये लिंक मैंने पीपीटी में डाला है। इस लिंक में आसन ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब में चले जाएंगे। देखिए यूट्यूब आ गया, खुल गया आपको यूट्यूब का दिख रहा है लिंक। ये आप इस वीडियो पे चले जाएंगे और इसमें 32 योगा पोस्चर्स जो घेरन संहिता में बताए गए हैं, एक एक का नाम लिखा है और उस आसन का इमेज भी दिया गया है। ये इमेज घेरन संहिता से ही लिया गया है, ठीक है ना। घेरन संहिता में जो दिया गया है उससे ही लिया गया है, क्योंकि एक आसन को अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से किया गया है, ठीक है ना। तो ये आसनास जो है, इसमें और कुछ भी नहीं है, केवल आसनास का इमेज है और आसन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस, एक मिनट में पीपीटी फिर से खोल लेता हूँ। यस, तो ये आसन है जो सेकेंड चैप्टर में बताए गए हैं। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने बताया कि कितनी मुद्राएं बताई गई हैं, टोटल मुद्राएं 25 मुद्रास बताई गई हैं, ठीक है ना। इसमें से आपके सिलेबस में तो 3-4 मुद्राएं हैं हालांकि, लेकिन हमने 10 मुद्राएं हठ प्रदीपिका की पढ़ी हैं। उसमें से बहुत ढेर सारी मुद्राएं जो है यहाँ पर सेम मुद्राएं बताई गई हैं। जितनी इंपॉर्टेंट मुद्राएं कौन कौन सी, उद्यान बंद उसमें पढ़ा था, जालंधर बंद पढ़ा था, मूल बंद पढ़ा था, तीनों को एक साथ करते हैं तो महाबंद होता है। खिचड़ी मुद्रा, जीभ को धीरे धीरे काटते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, वो अपने पीछे लगाते हैं। खिचड़ी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा ये पढ़ी थी, उल्टा सर्वांगासन जैसे करते हैं। वज्रोली मुद्रा पढ़ी थी हमने, शक्ति चालनी मुद्रा पढ़ी थी उसमें। शांभवी मुद्रा इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। बाकी और भी मुद्रा है, महामुद्रा, नभो मुद्रा, योनि मुद्रा, आकाशी, पासनी, काकी, मतांगनी, भुजंगनी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी मुद्राएं हैं, बट ये मुद्राएं इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं जिन पे मैंने रेड टिक किया हुआ है। इसमें से एक मुद्रा है सांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा बड़ा पॉपुलर भी है आजकल और हठ योग में कई लोगों को करते हुए आप देखते हैं। शांभवी मुद्रा होती है जब आप अपने नेत्रों को भूमध्य पर केंद्रित करते हैं, आईब्रो के बीच में जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जब अपने आंखों को आप आई बॉल को रोटेट करके और यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान को केंद्रित करते हैं भूमध्य पर, दैट इज कॉल्ड सांभवी मुद्रा। इसके बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। इससे पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड को, काफी रिसर्चेस में देख रहा था कि जिन्होंने अभ्यास किया तो उनका पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड है तो बाकी अदर ग्लैंड्स को भी ये रेगुलेट करती हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स अगर देखते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करती हैं, थर्ड आई को, थर्ड आई चक्र को जागृत करती हैं। इसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का उनको आई इन्फेक्शन नहीं है या आंखों में कोई ऐसे सीवियर पेन या ऑपरेशन नहीं हुआ है तो वो कर सकते हैं इसको। इसका समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, 2 से 3 मिनट से लेकर के बढ़ा सकते हैं इसको 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक।
सदगुरु की बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं सांभवी मुद्रा पे। जनरली जो आप देखेंगे सदगुरु का, ईसा फाउंडेशन का, तो वो सांभवी मुद्रा पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना। ये चैप्टर 3 है। और इसके बाद में चैप्टर 4 में अगर आप जाते हो तो प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। प्रत्याहार चौथा चैप्टर है घिरण संहिता में अगर आप देखेंगे तो। और इसमें आपकी जो इंद्रियां हैं, वो बहिर्मुखी इंद्रियां जो है, उनको अंतर्मुखी करने की बात जो है कही गई है। प्रत्याहार का मतलब होता है बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। इसके बाद में प्राणायाम का वर्णन मिलता है 5th चैप्टर में। इसमें सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है ना। कई जगह पतंजलि योग सूत्र को देखोगे तो यम नियम आसन प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। गिरण संहिता में पहले प्रत्याहार आया है, फिर प्राणायाम आया है। तो ये ध्यान में रखना आप। प्राणायाम जो 5th चैप्टर है, इसमें प्राणायाम के अलावा भी काफी चीजें चर्चा की गई हैं जो हमने हठ प्रदीपिका में की थी, सेम उसी तरीके से इसमें की गई हैं। कि स्थान कैसा होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है। तो यहाँ पर स्थान की चर्चा मिलती है 5th चैप्टर में ही। योगी का स्थान कैसा होना चाहिए, सुराज्य धार्मिक देशे, है ना। अच्छी जहां पर साधना करे तो वो वहां पर उपद्रव नहीं होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, शहर के बीच में नहीं होना चाहिए, शहर से थोड़ा दूर कुटिया बनानी चाहिए। 4, अपने हाथ पर दीपिका में पढ़ा था, 4 हाथ दूर तक उसको अग्नि जल और ये नहीं होना चाहिए। 4 दिवाली होनी चाहिए, गाय के गोबर से लिपी होनी चाहिए, घास फूस से कुटिया बनी हुई होनी चाहिए, जमीन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, कोई छिद्र या बिल इत्यादि नहीं होना चाहिए, पास में एक कुआं होना चाहिए, यज्ञ वेदी होना चाहिए, छोटा सा द्वार होना चाहिए। ये सारी चर्चा हमने की थी। ठीक है ना। तो गुड प्लेस होना चाहिए। कब कब इसमें एक और आता है कि कब कब जो है हमें अभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए, कब अभ्यास करना चाहिए। गुरु के निर्देशानुसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। मॉडरेट फूड के बारे में चर्चा किया गया है कि फूड कैसा, पथ्य और अपथ्य की चर्चा हमें हठ प्रदीपिका में भी मिलती है, उसमें पहले चैप्टर में मिलती है, इसमें 5th चैप्टर में मिलती है। ये ध्यान में रखना। 5th चैप्टर में फूड की जो चर्चा की गई है, पथ्य और अपथ्य की, उसमें भी एक लिस्ट थी कि क्या क्या हमें खाना पीना चाहिए, क्या नहीं खाना पीना चाहिए। तो इसमें भी पथ्य और अपथ्य की चर्चा मिलती है। एक दो चीजें ऊपर नीचे हैं, अगर आप चाहो तो मैं उनको नोट कराऊं। पथ्य और अपथ्य की जो चर्चा मिलती है 5th चैप्टर में, इसमें एक दो चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें कहा गया है कि ये खाना चाहिए, उसमें कहा है नहीं खाना चाहिए। और अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो सुटेबल टाइम जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए स्लाइड में सुटेबल टाइम। यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसमें कहा गया है हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में योगाभ्यास शुरू नहीं करना चाहिए। हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म और वर्षा कब कब करना चाहिए? बसंत और शरद ऋतु में अभ्यास करना शुरू करना चाहिए, ऐसा लिखा गया है उसमें। अगर शुरू कर दिया है तो बंद नहीं करना चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। ठीक है। अब इसके बाद में इसमें भी मिताहार की बात कही गई है, एक पॉइंट और नोट करो। उसमें हमने क्या बोला था? मिताहार में 1/4 नहीं खाना है, आधा खाना है, आधा पानी के लिए, आधा हवा के लिए। ठीक है ना। ऐसा बोला था, 1/4 हवा के लिए होना चाहिए। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट मिताहार के बारे में कहा गया कि आधा खाना चाहिए, आधा बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। और पथ्य और अपथ्य की भी चर्चा की गई है।
पथ और अपथ में यहाँ पे कहा गया है कड़वा, अम्ल, ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें एक दो चीजें हो सकती हैं, जब अगर हम जाएंगे एक एक को तो आपको लगेगा कि अच्छा इसमें ये खाने के लिए बोला गया है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो उसका सार यही निकलता है कि जो बहुत ज्यादा तीखा है, अम्लीय है, एसिडिक है, गरिष्ठ है, मसाला युक्त है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, वो नहीं खाना है। जो इजिली डाइजेस्टेबल है, सात्विक फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो खाना है। तो मैं इसकी देखिए, इसमें जो खाने की बात की गई है वो ये कही की गई है, जो नहीं खाना चाहिए उसके लिए कहा गया है कड़वा, अम्ल, लवण, तिक्त, ये 4 रस वाली वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। भुने हुए पदार्थ, दही, तक्र, साग, मध्य, ताल, कटहल का त्याग करें। कुल्थी, मसूर, प्याज, कुम्हड़ा, साग, गोय, कैथा, ककोड़ा, डाक, कदम्ब, जमीरी, नींबू, कुंदरू, बड़हर, लहसुन, कमरख, प्यार, हींग, सेम, बंडा। इस तरीके से उन्होंने एक लिस्ट दी है कि ये नहीं खाना चाहिए। इसको अगर देखना है तो आप सूत्र नंबर लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 5 सूत्र नंबर 23 से लेके 31, एक रेफरेंस लिख लीजिए। आप अपनी बुक को खोलेंगे तो वो पूरी लिस्ट निकल आएगी, उसमें दिया गया है कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है ना। इसमें कहा गया जो शीघ्र पचने वाले हैं, स्निग्ध हैं, चिकनाई वाले, धातुओं को पुष्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसी चीजों को खाना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि तामसिक हो जाता है 48 मिनट में, ठीक है ना। तो इसको नहीं खाने के लिए बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में मॉडरेट फूड के बाद में प्यूरिफिकेशन के लिए भी बताया गया है कि जिसको जो है अ, नाड़ी शुद्धि या प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करें उसके पहले उसको शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और नाड़ी शुद्धि की पहले चर्चा की गई है यहाँ पर कि उसको नाड़ी शुद्धि जो है करना है। प्राणायाम के पहले क्या करना है उसको, नाड़ी शुद्धि का वर्णन मिलता है। नाड़ी शुद्धि का देखो वर्णन हठयोग प्रदीपिका में भी मिलता है प्राणायाम के पहले कि नाड़ी शुद्धि तो करना ही करना है। उसमें बोला गया 3 मंथ्स तक आप करोगे तो नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। तो यहाँ भी नाड़ी शुद्धि का जो हम अनुलोम हम करते हैं ना, ये ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में हम जो नाड़ी शुद्धि करते हैं, बाएं से लिया फिर रोका, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया रोका, फिर बाएं से छोड़ा, लेने को बोलते हैं पूरक, रोकने को कुंभक, छोड़ने को रेचक बोलते हैं। ये क्रिया पहले करनी है, इसके बाद प्राणायाम करना है, ठीक है। प्राणायाम इसमें कौन कौन से बताए गए हैं आप नीचे देख रहे होंगे, शहित, शूरभेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली प्राणायाम, ठीक है ना। इसका सूत्र है सहित, शूरभेदन, उज्जाई, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, चाष्ट कुंभ का चा मतलब और चा अष्ट। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चा अष्ट, ये अष्ट मीन्स 8, अष्ट कुंभ कहा, ठीक है। तो ये 8 कुंभकों की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसमें कौन कौन सा अलग है ये भी देख लो। इसमें 2 अलग हैं, उसमें सहित नहीं था हठ प्रदीपिका में, और केवली नहीं था, ठीक है ना। उसमें इसकी जगह क्या था, केवली की जगह प्लावनी था, और सहित की जगह एक और कौन सा जुड़ गया था तुम्हारा, शीतली जुड़ गया था। शीतली और केवली, प्लावनी, ठीक है। शीतली शीतकारी, ठीक है। तो ये 2 प्राणायाम भिन्न है, बाकी नंबर सेम है। ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजीसी नेट में पूछा गया था, ऐसे कौन से 2 प्राणायाम है जो भिन्न है कठप्रदीपिका और घेरन संहिता में, ठीक है। तो ये घेरन संहिता का प्राणायाम का चर्चा हमने किया। और इसके बाद में प्राणायाम के बाद में आता है ध्यान, 6वें में, 6th चैप्टर में ध्यान की चर्चा की गई है। ध्यान की चर्चा
इसमें 3 तरह के ध्यान की चर्चा की गई है। ये मैं आज आप लोगों को होमवर्क दूंगा 3 तरह के ध्यान की, तो आप लोग इसको स्टडी करोगे। स्थूल ध्यान है, ज्योति ध्यान है और सूक्ष्म ध्यान है। स्थूल ध्यान में गुरु का ध्यान बताया गया है, सफेद वस्त्र पहने हुए गुरु का ध्यान करना है, 1000 दल वाला कमल है, फिर उसमें बीच में बैठे हुए गुरु का ध्यान, इस तरीके से बताया गया है, पूरा डिटेल दिया है, तो गुरु का ध्यान करते हैं। ज्योति ध्यान में हम ब्रह्म का, प्रकृति और लाइट का, प्रकाश का हम लोग ध्यान करते हैं। और सूक्ष्म ध्यान है इसमें, जिसमें कुंडलिनी या शक्ति का हम लोग ध्यान करते हैं। ये तीनों अलग अलग विधियां घेरन संहिता की चैप्टर नंबर 6 में दी गई, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको सूत्र, फर्स्ट नंबर पे सूत्र है जिसमें दिया गया है, फिर सेकंड सूत्र से लेकर के 8 तक स्थूल ध्यान का चर्चा मिलता है। पहले आपको स्थूल ध्यान मिलेगा, ठीक है ना। तो स्थूल ध्यान का डिटेल आप लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद में, स्थूल ध्यान के बाद में आप पढ़ेंगे आपका ज्योति ध्यान, और ज्योति ध्यान के बाद में आप पढ़ेंगे सूक्ष्म ध्यान। पहला वाला ध्यान जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बताया गया है इसमें, तो आप में फिर ये तीनों पढ़ेंगे और अलग अलग इसमें कौन कौन है एक बार मैं देख लूंगा और आपको इंडिविजुअली मैं बताता हूँ। नीरज मैम आप पढ़ेंगे स्थूल ध्यान, ठीक है ना। आप कल 2-3 मिनट में इस ध्यान की टेक्निक क्या एक्सप्लेन की गई है, मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप एक्सप्लेन करेंगे। और वीरेंद्र आप भी स्थूल ध्यान के बारे में, आप दोनों लोग स्थूल ध्यान को थोड़ा स्टडी करिएगा। इसके बाद में रचिता और प्रज्ञा आप दोनों ज्योति ध्यान का आप स्टडी करेंगे। और हैप्पी और सॉरी मनीष और विशाखा आप दोनों लोग सूक्ष्म ध्यान का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं है तो इंटरनेट में भी मिल जाएगा ये, और फिर भी नहीं मिले तो मुझे बोलना, तो मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। इसके पास में बुक है, वो बुक्स में से उसको अंडरलाइन करना, ठीक है ना। समाधि लास्ट चैप्टर जो बताया, हाँ जी लास्ट में, अच्छा, नहीं वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड ही एक लास्ट में, क्वेश्चन था। लास्ट में, 6। लास्ट में। इसके बाद में समाधि जो है, इसमें 6 प्रकार की समाधि का वर्णन मिलता है, जिसमें शांभवी मुद्रा, कई कई मुद्राएं जो है बताई गई है, कौन सी मुद्रा से किस प्रकार की समाधि हमें मिलेगी, है ना। और उसमें जो समाधि का वर्णन मिलता है आप नोट कर सकते हैं। समाधि में, समाधि के 6 प्रकार की है। इसमें जो पूछा जाता है कौन सी मुद्रा से कौन सी समाधि मिलती है, तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। पहली जो समाधि है वो ध्यान योग समाधि है, इसमें मेंशन किया गया है, जो आप उसको नोट कर लेंगे। समाधि जो बताई गई है, ध्यान योग समाधि, रसानंद समाधि, नाद समाधि, लय योग समाधि, और इसके बाद में भाव समाधि, और इसके बाद में आपको मिलती है रिस्ट्रेनिंग माइंड टू ट्रीटमेंट और समाधि। ये समाधि के प्रकार बताए गए हैं, ठीक है ना। तो इन समाधि के प्रकार, ये मुद्रा से आपको ये समाधि मिलेगी। खेचरी मुद्रा से रसानंद समाधि, है ना। भ्रामरी से नाद समाधि, योनि से लय समाधि, भक्ति से भाव समाधि, ठीक है ना। ये समाधियों का वर्णन जो है किया गया है। तो 5 ही हुई। हाँ, मनु में, मनो में, मनु मनी नहीं है, जो 6वीं हाँ, समाधि है यहाँ पे मनु में। हाँ मनो में, मनी में लिखा है ना, इसको कर लीजिए मनो में। मनो मुद्रा, सॉरी मनो मुद्रा जो है, इससे जो हमें समाधि मिलती है मनो में समाधि, मैं इसमें एक बार लिख देता हूँ। मनु मनो में, समाधि से मनो में समाधि, ये 6वीं समाधि है। तो आप इसमें देख लेंगे, पहली तो है आपकी ध्यान योग, दूसरी रसानंद, तीसरी नाद, चौथी लय, इसके बाद भाव, और फिर
मनन, ये 6 समाधि है। फिर इसके बाद समाधि के महत्व के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो यस,